देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि पूंजी खाता रखने की दो पद्धतियां होती हैं। एक आपका स्थिर पद्धति होता है और एक आपका अस्थिर पद्धति होता है। स्थिर पद्धति में हमने देखा था दो खाते बनते हैं, एक पूंजी खाता बनता है और एक चालू खाता बनता है। और अस्थिर में हमने देखा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पूंजी खाता बनता है, राइट। तो आज हमें इन्हीं का फॉर्मेट देखना है। जैसा मैंने बताया था कि हमें साझेदार और पेढ़ी के बीच के व्यवहारों को देखना है, राइट। तो मैंने कहा था कि साझेदार और पेढ़ी के बीच के व्यवहारों को हम किस खाते में लिखते हैं, लाभ हानि वितरण खाता और पूंजी और चालू खाता, इन खातों के बीच में लिखा जाता है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने येलो लाइन खींचा है, ठीक है, लाभानी वितरण खाता और पूंजी खाता या चालू खाता, हमें ये फॉर्मेट हमें आज सीखना है। तो सबसे पहले हम किसका सीखते हैं, पूंजी खाता का और लाभानी वितरण का। अभी जो पूंजी खाता मैं बता रहा हूं आपके कौन से नियम के अनुसार, मैं आपको बता रहा हूं अस्थिर पद्धति के अनुसार। देखो अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो अस्थिर पद्धति में सिर्फ एक ही पूंजी खाता दिया गया है और स्थिर में दो दिया है, पूंजी और चालू। तो इस वाले को अभी हम बाद में करते हैं, अभी हम किसको करें, हम इस वाले को। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ कि हमें ये वाला करना है। तो इन दोनों का मैं टिक जो है वो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने देखो फॉर्मेट बना दिया है दोनों का, पूंजी खाता का और लाभानी वितरण खाता का। अब देखो, अब हमें याद कैसे रखना कि कौन सी एंट्री कहाँ जाती है, कैसे जाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में, यानी कि साझेदार और पेढ़ी के बीच में कौन कौन से व्यवहार होते हैं, नॉर्मली कौन कौन से व्यवहार इन दोनों के बीच में हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ व्यवहारों के तुम्हें नाम लिखता हूं ताकि तुम्हें याद रहे कि इनके बीच में कौन कौन से व्यवहार नॉर्मली होते हैं। तो याद क्या रखना है, देखो, एक तो होता है पूंजी, ठीक है, एक होता है पूंजी, फिर क्या होता है उसका ब्याज, ठीक है। तो मैं ब्याज ही लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। एक क्या होगा आपका पूंजी और दूसरा क्या होगा उसका ब्याज। फिर क्या होता है आपका तीसरे नंबर पे आहरण। ये कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो साझेदार और पेढ़ी के बीच में होते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं साझेदार और पेढ़ी के बीच होने वाले व्यवहार, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपको। अब कौन कौन से ऐसे व्यवहार है जो इन दोनों के बीच में होते हैं, तो सबसे पहला है पूंजी, फिर उसका ब्याज, फिर आहरण, फिर उसका ब्याज, नंबर 4 उसका ब्याज। और क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका वेतन, ठीक है, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक, ठीक है। और क्या हो सकता है, साथ ही साथ हमें जो लाभ या हानि आएगा, ठीक है, जो लाभ या हानि आएगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा, वितरण करना पड़ता है। ये इतने व्यवहार नॉर्मली आते हैं। देखो ये वो व्यवहार है जो नॉर्मली इन दोनों के बीच में होते हैं। अब अगर कोई एक्स्ट्रा आता है तो हम उस समय देख लेंगे, फिलहाल अभी हमारा फोकस इन्हीं व्यवहारों पर है कि इतने व्यवहार नॉर्मली इनके बीच में किए जाते हैं। तो अब इनको याद कैसे रखना है कि कौन सा व्यवहार कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें सिंपल सा रूल याद रखना है कि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे का आय होता है, एक व्यक्ति का आय दूसरे का क्या होता है, खर्च होता है। तो जिस खाते में तुम एंट्री करना चाहो उस खाते के अकॉर्डिंग सोचो। तो सबसे पहले जो एंट्री हमेशा तुम कहां करोगे, पूंजी खाता में करोगे, ये याद रखना। सबसे पहले एंट्री हमेशा कहां करोगे, पूंजी खाता में करोगे। फिर उसके बाद एंट्री कहां करोगे, लाभ हानि वितरण में करोगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले पूंजी खाता में। तो पूंजी का जो फॉर्मेट होता है पहले वो देख लो कैसा होता है। तो जो पूंजी का फॉर्मेट होता है उसका पहला जो कॉलम होता है वो होता है विवरण। पहला कॉलम क्या होता है, विवरण। दूसरे में आपका नाम होगा, जैसे मैं मान लेता हूं दो लोग हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, विवरण, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, ऐसे दो लोग हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, विवरण है। अब ये वाला जो मैं बता रहा हूँ ये किसका, लाभानी वितरण का है। इसमें एक ही कॉलम बनता है, ये याद रखना है। इसमें अगर ध्यान दोगे तो देखो मैंने दो कॉलम बनाया है, ठीक है। देखो रकम का मैंने दो कॉलम लिखा है, लेकिन आपके लाभानी वितरण में सिर्फ एक ही कॉलम बनता है, वो याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ विवरण और यहाँ पे रकम।
अब देखो एंट्री कैसे करोगे, अब 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपका सबसे पहले क्या आता है, पूंजी आता है। तो पूंजी कहाँ लिखोगे, तो याद रखना है पूंजी का शेष हमेशा क्या होता है, जमा। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है कि पूंजी का शेष हमेशा क्या होता है, जमा। ये अपने दिमाग में रखना है कि पूंजी का शेष हमेशा क्या होता है, जमा। तो क्या लिखोगे, यानी कि पूंजी खाता के जमा साइड में। अब कैसे पता चलेगा कौन सा जमा है, तो याद रखना ये हमारा क्या होता है, उधार साइड होता है और ये हमारा होता है जमा साइड। जब हम लोगों ने खतौनी पढ़ा था तो मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाई थी कि आपका इधर वाला जो होता है वो उधार होता है, वहां वाला क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखते हैं शेष आगे लाए। क्या लिखते हैं सबसे पहले, शेष आगे लाए। और इसमें ये जो पूंजी दिया होगा उसका रकम हमें लिखना होता है। जो भी रकम दिया होगा वो रकम हमें लिखना होगा। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी दिया होगा वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आया ब्याज। अब एक चीज याद रखना कि जो शेष होते हैं, ठीक है, जो खातों का शेष होता है उनका कभी भी दूसरी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, क्या, खातों का जो शेष होता है उनका दूसरी एंट्री कभी भी नहीं होता है। अब सवाल ये है दूसरी एंट्री का मतलब क्या है, कि देखो हमने पढ़ा है कि जो अकाउंट बनता है हमेशा उनकी दो असरें होती है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा उनकी दो असरें होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी कभी भी दो एंट्री नहीं होगी। किसकी, शेष की। जैसे कि आपका शेष कौन कौन सा है, तो यहाँ पे मैं आपको गोला करके दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो पहला तो पूंजी में किया ही है, दूसरा है आपका आहरण। ये दोनों क्या है, शेष है। तो ये याद रखना इनकी कभी भी दो एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों के ब्याज की तो इनकी दो एंट्री होगी। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे शेष आगे लाई लिख के छोड़ दिया। ठीक है, तो पहला एंट्री हमारा हो गया। अब बात करते हैं दूसरा एंट्री। दूसरा एंट्री हमारा क्या है, पूंजी का ब्याज। ठीक है, क्या है, पूंजी का ब्याज। अब पूंजी का ब्याज कहाँ लिखोगे, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तुम पूंजी खाते में एंट्री करो। तो पूंजी खाते में एंट्री करोगे तो पूंजी का ब्याज कहाँ जाएगा, तो अगर ध्यान दो तो पूंजी का शेष मैंने कहाँ लिखा है, जमा खाते में लिखा है। यहाँ पे चलो मैं पूंजी लिख देता हूँ ब्रैकेट में ताकि तुम्हें याद रहे कि ये पूंजी का शेष आगे लाए हैं। अब देखो पूंजी का शेष मैंने कहाँ लिखा है, जमा में लिखा है। तो जब पूंजी का शेष जमा में होगा तो उसका ब्याज भी क्या होगा, जमा में ही होगा। ये आपको याद रखना है, पूंजी पर ब्याज। जहां कहते हैं ना, जहां बाप जाएगा वहीं बेटा जाएगा। ठीक है, जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, बोलते हैं अगर वो शर्मा तो ये भी शर्मा। ठीक है, ऐसा हम नॉर्मली डायलॉग मारते हैं ना कि बाप बेटे दोनों एक जैसे ही हैं। तो कहने का मतलब कैसा है कि ये सिर्फ मैं ऐसी नॉर्मल बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें ये एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही ऐसा किसी को बोलने की जरूरत है। दिमाग में बस रखना है कि जहां शेष होगा, ठीक है, वहीं उसका क्या होगा, ब्याज होगा। अगर ये जमा में गया तो उसका ब्याज भी कहाँ जाएगा, जमा में जाएगा। तो दोनों की एंट्री यहाँ पे आपकी हो गई। अब सवाल है इसका दूसरा असर कहाँ होगा, तो मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति का खर्च दूसरे का आय और एक व्यक्ति का आय दूसरे का खर्च होता है। कैसे समझो, अब ये जो पूंजी का जो ब्याज है ये साझेदार के लिए क्या है, अपने मन में सोचो कि साझेदार के लिए क्या है, आय है या खर्च है। अब कैसे सोचोगे, देखो ये पैसा साझेदार ने चुकाया है या साझेदार को मिला है। पूंजी पर ब्याज साझेदार चुकाता है या साझेदार को मिलता है, बताओ। तो यहां पे मैं नीचे तुम लोगों को लिख के समझा देता हूं। ओके, देखो ये जो पूंजी है इसको लाया कौन था, लाया था साझेदार। ध्यान से सुनना, पूंजी लाया कौन था, साझेदार। कहां लेकर आया था, व्यवसाय में। ठीक है, कहां लेकर आया था, व्यवसाय में। अभी इस बात को व्यवसाय में। हाँ ध्यान से अभी इस बात को सुनना कि साझेदार लेकर आया था, कहां लेकर आया था इसको, व्यवसाय में। जब व्यवसाय में इसने अपना पैसा दिया था तो इसको उस पर ब्याज मिलेगा। क्यों ब्याज मिलेगा, क्योंकि भाई इसने पैसा दिया है ना। अगर मान लो कि मैं साझेदार हूं और तुम व्यवसाय हो, ऐसे मान लेते हैं, तो अगर मैं तुम्हें पैसा देता हूं तो उसके बदले में तुम मुझे ब्याज दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि साझेदार को पूंजी का ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्या है, पूंजी का ब्याज मिलता है। ठीक है, अब उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूंजी के ब्याज अगर इसको मिलता है तो ब्याज मिल रहा है, मतलब उसके लिए क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, आय। तो पीढ़ी के लिए क्या होगा, खर्च होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का आय दूसरे का क्या होता है, खर्च होता है। अगर इसका आय है, देखो आय हमेशा क्या होता है, जमा। तो इसीलिए देखो इसके हमने जमा में किया है। अगर इसके जमा में किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उधार में। कहाँ पे, लाभानी वितरण खाते में। तो यहाँ पे एंट्री क्या लिखोगे, उधार साइड में पूंजी पर ब्याज, और नाम लिखोगे ए
और बी, यहाँ पे डैश करके जो भी रकम होगा वो लिख के यहाँ पे टोटल कर देना है। अब मैं इसका फिर से बोलता हूँ, इसको ध्यान से सुनना कैसे याद रखोगे। अब मैं याद करने का तरीका भी तुम्हें बता देता हूँ कि जब तुम पूंजी जहां लिखोगे वहीं ब्याज लिखना। जैसे ये जमा में तो इसका ब्याज भी जमा में लिखा, अगर यहाँ पे जमा में आया है तो लाभ हानि वितरण में कौन से पक्ष में हो जाएगा, उधार में। ये याद रखना कि अगर यहाँ पे जमा हुआ तो लाभ हानि वितरण में कहाँ जाएगा, उधार में जाएगा। क्यों उधार में हो जाएगा, क्योंकि इसका आय इसका खर्च होगा और इसका खर्च इसका आय होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे जाएंगे। तो अगर ये जमा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, उधार होगा, और अगर ये उधार हुआ तो ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह तुम्हें याद रखना है सारी एंट्रीज। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं और आहरण का समझते हैं, अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट है आहरण। तो सबसे पहले तुम्हें आहरण का शेष लिखना होगा। तो याद रखना है कि आहरण का शेष हमेशा क्या होता है, उधार होता है। ठीक है, याद रखना है आहरण का शेष हमेशा क्या होता है, उधार होता है। और आहरण की वजह से पूंजी में कमी होती है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो पूंजी में कमी हो रही है तो कहां लिखोगी, पूंजी खाता के उधार में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आहरण खाते, और ये क्या है, शेष है, और शेष होने की वजह से इसकी दो एंट्री नहीं होगी। ठीक है, फिर अब बात करते हैं उसके ब्याज का, आहरण का ब्याज। तो आहरण का ब्याज कहां लिखोगे, जहां आहरण वहीं उसका ब्याज, याद रखना है, जहां आहरण वहीं उसका ब्याज। तो यहाँ पे लिखोगे आहरण पर ब्याज। क्या लिखोगे, आहरण पर ब्याज। अब देखो इस साइड में कौन से पक्ष में लिखा है, तो इस साइड में हमने उधार पक्ष में लिखा है। ठीक है, हमने कहाँ लिखा है, उधार पक्ष में लिखा है आहरण पर ब्याज। और अगर हमने यहाँ पे उधार पक्ष में लिखा है तो यहाँ में यानी लाभ हानि वितरण में कौन से पक्ष में चला जाएगा, जमा पक्ष में। ध्यान रखना, अगर यहाँ उधार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जमा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आहरण पर ब्याज। ऐसे याद रखना है कि अगर इधर उधार होगा तो इधर जमा, और जो नाम दिया है यानी ए और बी जिसका ब्याज दिया होगा, दोनों का रकम लिखो, इनका टोटल करके बाहर वाले कॉलम में लिख देना है। ये तुम्हें करना है। तो अब मुझे बता कि पूंजी और आहरण का एंट्री में किसी को कोई डाउट है। अब देखो अगला है हमारा वेतन, बोनस, कमीशन और पारिश्रमिक। देखो ये चारों मैंने साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि ये चारों में से अगर कोई भी आता है तो चारों सेम ही तरह के हैं। ठीक है, सेम ही तरह का होने का मतलब क्या, ये सभी साझेदार को ही मिलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से तुम्हें याद रखना कि चारों भाई एक साथ ही लिख लो तो अच्छा है। मैं स्क्रीनशॉट लेने का तुम्हें बता दूंगा तब लेना, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी फिलहाल ये समझो। देखो वेतन, बोनस, कमीशन और पारिश्रमिक। अब ये देखो क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझो कि ये जो वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक किसको मिलेगा, किसको मिलेगा और कौन देगा, मतलब किसका आय है और किसका खर्च है। तुम अपने आप को मान लो कि तुम साझेदार हो। कौन हो तुम, साझेदार हो। और मान लो जहां स्कूल पढ़ते हो वो तुम्हारा पेड़ी है। ठीक है, ऐसे समझो कि तुम क्या हो, साझेदार हो। जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारी क्या है, पेड़ी है। तो उस स्कूल में, ठीक है, उस स्कूल में अगर तुम काम कर रहे हो तो वहां से तुम्हें वेतन मिलेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा। तो अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें पैसा मिल रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आय। अब आय उधार होता है कि जमा होता है, वो नियम याद रखना है। तो आय हमेशा क्या होता है, जमा होता है। याद रखना है, आय हमेशा क्या होता है, जमा, पहला चीज। दूसरा, आय मिलने की वजह से साझेदार की पूंजी घटेगी या बढ़ेगी, मुझे इतना बताओ। ये सारी चीजों की वजह से साझेदार की पूंजी घटेगी या बढ़ेगी, जल्दी बताओ। देखो मैंने क्या बताया तुम्हें कि पूंजी का शेष हमेशा क्या होता है, जमा होता है। और मैथ का नियम है, अगर कोई चीज, देखो मैथ में क्या हम करते हैं, अगर कोई चीज प्लस में है, इसको और बढ़ाना है तो हम इसमें भी क्या कर देंगे, और प्लस कर देंगे। लेकिन अगर इसको घटाना है तो हम उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अकाउंट में भी सेम होता है, अगर कोई चीज जमा है, ठीक है, अगर कोई चीज जमा है, इसको और बढ़ाना है तो क्या कर दोगे, और जमा कर दोगे। अगर कोई चीज उधार है, इसको बढ़ाना है तो और क्या कर दोगे, उधार कर दोगे। और अगर घटाना है तो उल्टा कर दो, मतलब जमा वाले का उधार और उधार वाले का जमा। ये अकाउंट का छोटा सा नियम है जो तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे जब साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक जैसी चीजें मिलेंगी तो साझेदार की पूंजी बढ़ेगी। तो साझेदार की जब पूंजी बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पूंजी जमा, यानी कि पूंजी खाते के जमा में क्या क्या आ जाएगा, वेतन, बोनस, कमीशन और लास्ट में आपका पारिश्रमिक। ठीक है, तो ये मैं इसी में लिख देता हूं, पारिश्रमिक।
अब एक चीज याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं कि चारों चीजें सवाल में आए, इनमें से कोई एक चीज भी आ सकता है, वेतन आ सकता है, बोनस आ सकता है, कमीशन आ सकता है, या तो पारिश्रमिक आ सकता है, या वेतन बोनस दो आ जाए या वेतन कमीशन दो आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये चारों चीजों की वजह से पूंजी क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ने का मतलब जमा। तो देखो मैंने ये चारों की एंट्री कहाँ की है, पूंजी खाते के जमा में। ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, पूंजी खाते के यहाँ पे देखो मैंने जमा में किया है। तो अगर पूंजी खाते के जमा में हुआ तो लाभानी वितरण के कौन से में हो जाएगा, उधार में। सेम लॉजिक, इधर जमा तो इधर उधार। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जो भी चीज दिया होगा वो लिख लो पहले। जैसे वेतन है तो वेतन लिख लो, बोनस है तो बोनस लिख लो, कमीशन है तो कमीशन लिख लो, और अगर कुछ दिया है तो वो भी लिख लो। जैसे हमारे में पारिश्रमिक भी दिया है तो हम पारिश्रमिक भी लिख लेते हैं। ठीक है, जो दिया होगा सारी चीजें लिख लो, और जो साझेदार का होगा उस साझेदार का नाम लिख लो। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि दोनों का होगा, तो ए और बी दोनों का है, तो यहाँ पे लिख के रकम का क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। तो ये वो कुछ एंट्रियां हैं जो आपके सवाल में हमेशा आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या है। अब इसमें से देखो कौन कौन सा हो चुका, पूंजी हो चुका, उसका ब्याज हो चुका, आरण हो चुका, उसका ब्याज हो चुका है, वेतन बोनस कमीशन पारिश्रमिक ये सारी चीज हो चुकी हैं। अब अगला है आपका लाभ हानि वितरण। ठीक है, अब ये लाभ हानि वितरण वाला कैसे करोगे, तो इसके लिए तुम्हें क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले हमारे क्या करना पड़ेगा, लाभ हानि वितरण खाता बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें लाभ हानि वितरण खाता बंद करना पड़ेगा। अब ये लाभ हानि वितरण खाता बंद कैसे करते हैं, तो इसके पहले मैं तुम्हें छोटी सी चीज और बताता हूं, जो जिसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे नहीं जाते, चलो मैं वापस लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें वापस लिख के दिखाता हूँ। देखो हमने क्या देखा था कि हमें 5 खाते बनाने हैं। कौन कौन से खाते बनाने हैं, व्यापार खाता। फिर हमने देखा था हमें अगला खाता क्या बनाना है, लाभ हानि खाता। देखो ये जो क्रम है, मतलब जिस क्रम में मैं बता रहा हूं उसी क्रम में तुम्हें याद रखना है। पहले क्या बनेगा, व्यापार, उसके बाद क्या बनेगा, लाभ हानि, इसके बाद क्या बनेगा आपका लाभ हानि वितरण खाता। क्या बनेगा, लाभ हानि वितरण खाता। फिर इसके बाद आपका क्या बनेगा, पूंजी खाता। और अगर चालू खाता है तो आपका क्या बन जाएगा, चालू खाता भी बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला क्या बनेगा, आपका अगला बनेगा आर्थिक चिट्ठा। अब क्या याद रखना है, क्या याद रखने के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, याद ये रखना है कि जैसे कि मान लो आपका व्यापार खाता है, क्या है आपका व्यापार खाता, तो व्यापार खाता का जो अंतर आता है, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ व्यापार खाता का जो शेष आएगा, डिफरेंस आएगा, जब हम टोटल करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। मैंने खतौनी करते समय दिखाया था कि हम दोनों खाते हमेशा बंद करते हैं, टोटल सेम होना चाहिए। तो अगर टोटल सेम नहीं है तो मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ शेष आएगा। जो इसका शेष होगा, ठीक है, वो दो चीज हो सकता है, एक या तो सकल लाभ होगा या तो सकल हानि होगा। ये तुम्हें याद रखना है, क्या होगा, या तो सकल लाभ होगा या तो सकल हानि होगा। अगर जमा का टोटल ज्यादा हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर जमा का टोटल ज्यादा हो रहा है मतलब वो लाभ है, हमने पता है लाभ हमेशा जमा होता है। और अगर उधार का टोटल ज्यादा हो रहा है मतलब वो क्या है, हानि है। तुम्हें हमारा अकाउंट का जो बेसिक नियम है बस वही याद रखना है। फिर उसके बाद हम इस शेष को कहाँ लेकर जाते हैं, लाभ हानि खाते में लेकर जाते हैं। कौन से खाते में लेकर जाएंगे, लाभ हानि खाते में। फिर हमें क्या करना होगा, लाभ हानि खाते का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें शेष निकालना पड़ेगा। जब हम लाभ हानि खाते का शेष निकालेंगे तो फिर से यहाँ पे दो चीजें मिल सकती हैं। एक एक मिल सकता है आपको शुद्ध लाभ, या तो आपको मिल सकता है शुद्ध हानि। क्या मिल सकता है आपको, या तो शुद्ध लाभ मिल सकता है या तो आपको शुद्ध हानि। लाभ का मतलब जमा का टोटल ज्यादा है और हानि का मतलब उधार का टोटल ज्यादा, तो लॉजिक सेम है। फिर इसका टोटल जो शेष आएगा वो हमें कहाँ लेकर जाना होता है, लाभ हानि वितरण खाते में। कहाँ लेकर जाना होता है, लाभ हानि वितरण खाते में। तो यही मुझे समझाना था। देखो इसमें शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो अभी मैंने अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने सवाल में कहीं भी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि नहीं लिखा है। वो जो शेष है मैंने वो अभी तक नहीं लिखा है, तो तुम्हें शेष लिखना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो ये मैं पॉइंट जो ये विवरण लिखा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए, और यहाँ पे दो जगह छोड़ दिया था मैंने। तो अगर शुद्ध लाभ है तो याद रखना वो कहाँ जाएगा, जमा में। हमें सवाल में दिया रहेगा कि शुद्ध लाभ है या शुद्ध हानि। ठीक है, अगर शुद्ध लाभ है तो कहाँ लिखोगे, जमा तरफ में लिखोगे, और अगर शुद्ध हानि है तो वो कहाँ लिखोगे, उधार तरफ लिखोगे। ठीक है, ये इससे आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ का जो शेष है वो आपने लिख दिया। अब इसके बाद अगला काम क्या करना है? अगला काम है आपका कि इसका डिफरेंस निकालने का। क्या काम है अगला? डिफरेंस निकालना। अब डिफरेंस कैसे निकालोगे? मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना है, जमा का टोटल कर लेना है। सबसे पहले कौन से पक्ष का टोटल करोगे? हमेशा इस वाले पक्ष का, इस वाले पक्ष का, यानी जमा का टोटल करने के बाद आपके पास पेंसिल होगी तो पेंसिल से ऐसे साइड में लिख लो, ठीक है? इतना करो, फिर आपको उधार वाले का टोटल करो और पेंसिल से ऐसे साइड में लिख लो। अब देखो टोटल किधर का ज्यादा है, तो एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लो कि मैंने टोटल किया, ठीक है, ये सवाल मैं सोल्व कर रहा हूं और मैंने क्या किया है, टोटल किया है, और टोटल करने के बाद हुआ क्या वो देखो, यहाँ का 100 रुपए आया है। कितना रुपए आया है? 100 रुपए। और यहाँ का जो टोटल आया है वो आया है 80 रुपए। तो अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो कौन सी तरफ ज्यादा दिखेगा तुम्हें? तो तुम्हें दिखेगा जमा की तरफ ज्यादा है। कौन सी तरफ ज्यादा है? जमा की तरफ। तो मैं अंतर कहाँ लिखूं? सवाल मन में आता है कि अंतर किस साइड लिखूं। तो अंतर अगर मैं इधर लिखूंगा तभी तो जाके इसका टोटल कितना होगा? 100 होगा, और इसका तो ऑलरेडी 100 है। अकाउंट का नियम क्या कहता है? आपके दोनों खाते क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और बराबर कब होगा? जब मैं 20 रुपए का अंतर यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल करो और पेंसिल से लिख लो। देखो अगर आपको आ जाता है तो तुम डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन शुरुआती दौर में यही तरीका अच्छा है कि तुम क्या करो, टोटल करो और साइड में लिख लो। साइड में लिखने का फायदा ये है ताकि तुम भूलो नहीं। फिर इधर का भी टोटल करो, साइड में लिख लो, फिर जिधर अंतर आएगा उधर लिख दो। अगर मान लो अंतर तुम्हारा उधार तरफ आता है, ध्यान से सुनो, अगर अंतर इस तरफ आया तो इसको बोलते हैं वितरण पात्र लाभ। ध्यान से सुनना, अगर आपका अंतर इस तरफ आ रहा है, जैसे मैंने लिखा था कि यहाँ पे 100 रुपए का टोटल आया था, इसका 80 आया था, तो 20 रुपए मैंने यहाँ और लिख दिया, तब जाके ये टोटल कितना हुआ? 80 हुआ, ठीक है? सॉरी 100 हुआ। पहले कितना आया था? इसका 80 आया था, पर मुझे कितना करना था? 100। तो मैंने अंतर कहाँ लिखा? इस साइड लिखा। अब इस साइड अंतर लिखने का मतलब क्या हुआ? इस साइड अंतर लिखने का मतलब ये हुआ कि जमा का टोटल ज्यादा है। तो जमा का टोटल ज्यादा है, लेकिन जमा तरफ नहीं लिखना होता है, हमें कहाँ लिखना होता है? उधार तरफ लिखना होता है। ये तुम्हें याद रखना है, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होता है उस तरफ नहीं, उसके अपोजिट में लिखना होता है। इसीलिए शेष भी हमें क्या मिलता है? अपोजिट वाला मिलता है। लेकिन नाम क्या रहेगा उसका? वितरण पात्र लाभ। क्यों लाभ? क्योंकि जमा का टोटल ज्यादा है, ठीक है? तो वितरण पात्र लाभ मिलेगा, फिर हमें क्या करना है? साझेदारों के बीच में बंटवारा कर देना है। जो सवाल में अनुपात दिया होगा उस अनुपात में हमें रकम को बांट देना होता है। और अगर मान लो यही इधर डिफरेंस मिल गया, यानी कि जमा तरफ, ठीक है, और अगर यही डिफरेंस तुम्हें जमा तरफ मिल गया, तो जमा तरफ मिलने का मतलब ये हुआ, इसको हम बोलेंगे वितरण पात्र हानि। इसको हम क्या बोलेंगे? वितरण पात्र हानि। और जो भी होगा यहाँ पे नाम लिख देना, ए और बी, रकम लिख के आपको क्या कर देना है? टोटल बाहर कर देना है, ठीक है? तो ये तुम्हारा हो गया वितरण पात्र लाभ और वितरण पात्र हानि निकालने का तरीका। तो अभी मुझे बताओ कि ये पॉइंट तुम्हें समझ में आया या नहीं? देखो अब इसके बाद तुम्हें सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है कि जो लाभानी वितरण खाता बंद किया, इसका जो शेष आया है उसको तुम्हें लिखना है तुम्हारे पूंजी खाते में। अब सवाल ये है कि सर कैसे याद रखेंगे? तो देखो इधर कौन, ये लाभ जो है, मैं इसको थोड़ा कलर अलग यूज कर लेता हूं। ये लाभ हमारा कहाँ है? कौन से पक्ष में है? ये हमारा है उधार पक्ष में। ध्यान से समझो, ये हमारा कौन से पक्ष में है? उधार पक्ष में। और अगर इधर उधार पक्ष में है तो याद रखना इधर कौन से पक्ष में जाएगा? जमा पक्ष में। सिंपल याद रखो, कुछ इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंस उधार में आया है तो यहां लिखोगे जमा तरफ, यहाँ पे नाम क्या लिखोगे? यहाँ पे नाम लिखोगे लाभ हानि वितरण, ठीक है? ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लाभ लिख दो और यहाँ पे रकम लिख देना। और अगर डिफरेंस तुम्हारा इस तरफ आ रहा है, यानी जमा की तरफ, कौन से? जमा की तरफ, अगर यहाँ जमा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नाम क्या लिखोगे? लाभ हानि वितरण। नाम वही लिखना है, बस ब्रैकेट तुम्हारा बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हानि हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बस इतना ही अंतर है, और रकम तुम्हें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? बस इतना करना है, और इस तरह से तुम्हारा लाभानी वितरण खाता और पूंजी खाता कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी एक काम बाकी है, ठीक है? अभी भी एक काम बाकी है। अब सवाल ये है कौन सा काम? सवाल ये है कि कौन सा काम बाकी? तो देखो मैंने ये खाता बंद करना तुम्हें सिखाया, मैंने कहा कि इसको बंद करना है, एसएसएल देखो लाइन खींच के भी मैंने दिखाया है, सब कुछ मैंने करके दिखाया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें कि इसका भी खाता तुम्हें बंद करना है। खाता कैसे बंद करोगे? इसका भी तुम्हें क्या करना है? टोटल करना है। तो टोटल करने का जो आपका तरीका है वो सेम रखना है। क्या मतलब कि सबसे पहले तुम क्या करोगे? जमा पक्ष का टोटल करोगे। सबसे पहले क्या करोगे? जमा पक्ष का टोटल करोगे, जैसा इसमें मैंने बताया। और जो भी रकम होगा उसको ऐसे पेंसिल से ऐसे साइड में लिख लो,
ठीक है। फिर उधार तरफ का लिखो और ऐसे कहीं से पेंसिल से साइड में से लिख लो। फिर जिधर डिफरेंस आएगा, मतलब जैसे मान लो अगर इधर 100 रुपए है और इधर 80 है, तो डिफरेंस किधर आएगा, इस तरफ आएगा। और अगर इधर 100 है इधर 80, तो डिफरेंस इस तरफ आएगा। तो जहां डिफरेंस आएगा तुम्हें वहां क्या लिखना है, बस वो याद रखना है। तो वो मैं तुम्हें बता देता हूं। यहाँ पे क्या लिखना है, शेष आगे ले गए। याद रखना क्या लिखना होता है, शेष आगे ले गए। देखो यहाँ पे लिखा है शेष आगे लाए, और यहाँ पे क्या लिखना होता है, शेष आगे ले गए। ऐसा लिख के तुम्हें खाता का टोटल करके इसे 2 लाइन खींच देना है। इस 2 लाइन का मतलब होता है कि तुम्हारा टोटल आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका है पूंजी खाता और लाभ हानि वितरण का पूरा फॉर्मेट। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि पूरा अच्छे से दिखाई दे। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का मैं तुम्हें बताता हूं। अभी देखो, मैंने जो तरीका तुम्हें बताया, मैंने बोला इसके अनुसार बनाना, सिर्फ और सिर्फ पूंजी खाता बनाना है। लेकिन अभी हमारा ये वाला तरीका बाकी है। तो ये वाले तरीके में खास क्या है, तो वही मैं अभी तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जब हमें पूंजी और चालू खाता दोनों बनाने के लिए आ जाएगा, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका पूंजी खाता है और इसी के नीचे मैं बना लेता हूं चालू खाता। अब क्या करोगे, तो लाइन भी चलो खींच देता हूं छोटा छोटा। हाँ बस इतना। ओके, लाइन टेढ़ी हो गई है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, जब हमें पूंजी और चालू दोनों बनाना पड़ जाए तब हमें क्या करना है, तब हमें बस इतना याद रखना है कि जो मैंने यहाँ पे इतनी सारी एंट्री तुम्हें करके दिखाई है, इतनी जो भी एंट्रियां दिख रही हैं, उसमें से सिर्फ पूंजी, यानी कि मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूं, सिर्फ पूंजी यहाँ पे मैं लिख देता हूं। एक मिनट, ये लाइन, देखो तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद रखना है जितनी भी हमने एंट्री किया था उसमें से सिर्फ पूंजी, पूंजी की एंट्री, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सिर्फ पूंजी की एंट्री हमें पूंजी खाता में लिखना होता है। क्या, पूंजी की एंट्री हमें पूंजी खाता में लिखना होता है। देखो मैंने क्लियरली लिखा है सिर्फ पूंजी की एंट्री, चलो सिर्फ भी लिख देता हूं, सिर्फ पूंजी की एंट्री हमें पूंजी खाता में लिखना होता है। बाकी जितने बचे, ठीक है, बाकी सभी एंट्री हमें चालू खाता में लिखना होता है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता दे रहा हूं, इसका फॉर्मेट भी मैं तुम्हें एक बार समझा दूंगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि तुम एक बार घर पे ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। क्या मैंने लिखा है कि सिर्फ पूंजी की एंट्री हमें पूंजी में लिखना है, बाकी सारी एंट्री, अब बाकी सारी एंट्री कौन सी है, तो बाकी सारी एंट्री में अगर ध्यान दो तो पूंजी का ब्याज है, आहरण है, आहरण का ब्याज है, वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक, लाभ हानि वितरण खाता, इतनी सारी है। सिर्फ पूंजी का पूंजी में गया, लेकिन बाकी कहां जाएगा, बाकी सब चला जाएगा तुम्हारा चालू खाते में। और जो नियम है, नियम हमारा सेम है कि जैसे पूंजी का ब्याज यहाँ जमा हुआ तो वहां पर भी जमा होगा, वेतन, बोनस, कमीशन जमा हुआ तो वहां पर भी क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, आज के लिए इतना ही रखो ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, भूलो नहीं। तो ये फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो। कल मैं तुम्हें पूंजी और चालू खाता दोनों बता के प्लस लाभ हानि वितरण खाता भी साइड में बना के दिखा दूंगा कि इनकी एंट्री लाभ हानि वितरण खाता में कैसे जाएगी। हालांकि है सेम, फिर भी मैं एक बार तुम्हें लिख के दिखा दूंगा ताकि तुम्हारे मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना ताकि सर तुम आप